किसी के बारे में निर्णय देना क्या कहलाता है? किसी के बारे में निर्णय देना असेसमेंट या आकलन कहलाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आकलन की विशेषता है। आकलन की विशेषता विश्वसनीयता, वैधता, मानकीकरण, व्यवहारिकता एवं उपयोगिता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आकलन का क्या उद्देश्य है? सही उत्तर है छात्रों की अधिगम क्षमता, रुचि, व्यक्तित्व एवं अभियोग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही आकलन का मुख्य उद्देश्य है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आकलन की आवश्यकता किन कारणों से है? आकलन की आवश्यकता निम्न कारणों से हो सकती है, जिसमें पहला है छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने के लिए। दूसरा हो सकता है छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानने के लिए। तीसरा हो सकता है छात्रों की कठिनाई स्तर को जानने के लिए। एवं चौथा छात्रों के संबंध में पूर्वानुमान लगाने के लिए। और पांचवा है अनुसंधान करने के लिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आकलन, मापन और मूल्यांकन में सबसे बड़ा कौन सा है? तो आकलन, मापन और मूल्यांकन में सबसे बड़ा मूल्यांकन होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वर्ष के अंत में छात्रों का होने वाला आकलन किस प्रकार के आकलन का उदाहरण है? सही उत्तर है वर्ष के अंत में छात्रों का जो आकलन होता है उसे हम योगात्मक आकलन के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ होता है मूल्य का अंकन करना। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, किसने कहा? यह कथन एस स्टीवेंस महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, व्यक्तियों को उनके लिंग भेद के आधार पर पुरुष अथवा महिला कहना किस प्रकार के मापन का उदाहरण है? तो व्यक्तियों को उनके लिंग भेद के आधार पर पुरुष अथवा महिला कहना गुणात्मक मापन का एक सुंदर उदाहरण है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, रमेश की लंबाई 5 फुट 1 इंच है, किस प्रकार के मापन का उदाहरण है? यह मात्रात्मक मापन का एक सरल उदाहरण है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मापन के द्वारा वस्तुओं या व्यक्तियों के समूहों की विभिन्न विशेषताओं या गुणों का अध्ययन किया जाता है। इन विशेषताओं अथवा गुणों को क्या कहते हैं? तो इन विशेषताओं अथवा गुणों को हम चर राशि या चर या वेरिएबल कहते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मात्रात्मक चर को कितने भागों में बांटा गया है? मात्रात्मक चर को 2 भागों में बांटा गया है। पहले को कहते हैं सतत चर और दूसरे को कहते हैं असतत चर। इसी क्रम में अगला प्रश्न, भार एवं लंबाई किस प्रकार के चर का उदाहरण है? भार एवं लंबाई सतत चर का उदाहरण है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मापन की यथार्थता के आधार पर एस स्टीवेंस ने मापन के कितने स्तर बताए हैं? तो मापन की यथार्थता के आधार पर एस स्टीवेंस ने मापन के 4 स्तर बताए हैं। पहला होता है नामित स्तर, जिसको हम नॉमिनल लेवल बोलते हैं। दूसरा होता है क्रमित स्तर, जिसको हम ऑर्डिनल लेवल बोलते हैं। तीसरा होता है अंतरित स्तर, जिनको हम इंटरवल लेवल बोलते हैं। और चौथा होता है आनुपातिक स्तर, जिसको हम रेशियो लेवल बोलते हैं। ध्यान दें, यहाँ पर मापन के स्तर को मापन मापनी के प्रकार भी कहा गया है। यदि आपसे मापन मापनी के प्रकार भी पूछा जाए तब भी मापन के इस 4 स्तर को ही लिख देना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सबसे निम्न स्तर का मापन कौन सा होता है? तो सबसे निम्न स्तर का मापन नामित स्तर या नामित मापन होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सबसे उच्च स्तर का मापन होता है
सबसे उच्च स्तर का मापन आनुपातिक स्तर या आनुपातिक मापन या रेशियो मेजरमेंट होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विषयों के आधार पर छात्रों को कला, विज्ञान, गणित, वाणिज्य वर्गों में बांटना किस प्रकार के मापन का एक सरल उदाहरण है? सही उत्तर है नामित स्तर या नामित मापन का उदाहरण है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मापन में एरर या त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं? तो मापन में एरर या त्रुटियां 4 प्रकार की होती हैं। पहला होता है व्यक्तिगत त्रुटियां, दूसरा होता है चर त्रुटियां, तीसरा होता है स्थिर त्रुटियां और चौथा होता है व्याख्यात्मक त्रुटियां। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर श्रेष्ठ, औसत व कमजोर छात्रों के 3 वर्ग में बांटना किस प्रकार के मापन का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है क्रमिक मापन या क्रमिक स्तर का उदाहरण है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मापन के किस स्तर में सभी प्रकार के गणितीय संक्रियाएं की जा सकती हैं? सही उत्तर है आनुपातिक स्तर या मापन में गणितीय संक्रियाएं की जा सकती हैं, सभी प्रकार की गणितीय संक्रियाएं की जा सकती हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बालक के तीनों पक्षों अर्थात ज्ञानात्मक, बोधात्मक एवं क्रियात्मक का विकास किसमें होता है? सही उत्तर है मूल्यांकन में बालक के सभी पक्षों का विकास अर्थात ज्ञानात्मक, बोधात्मक एवं क्रियात्मक का विकास होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, इप्सेटिव शब्द का प्रयोग मापन के क्षेत्र में सबसे पहले किसने किया? इप्सेटिव शब्द का प्रयोग मापन के क्षेत्र में सबसे पहले रेमंड कैटेल ने सन 1944 ईस्वी में किया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सीआरटी का फुल फॉर्म है। सीआरटी का फुल फॉर्म क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एनआरटी का फुल फॉर्म क्या है? एनआरटी का फुल फॉर्म नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट होता है। एनआरटी और सीआरटी मापन का एक माध्यम है या एक तरीका है या एक प्रकार है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निकष संदर्भित मापन की आवश्यकता सबसे पहले किसने महसूस किया? तो निकष संदर्भित मापन की आवश्यकता सबसे पहले रॉबर्ट ग्लेजर ने 1963 में महसूस किया। निकष संदर्भित मापन को हम क्राइटेरियन रेफरेंस्ड मेजरमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जब कोई बच्चा अपनी असफलताओं का कारण ढूंढता है तो किस प्रकार के मूल्यांकन का सहारा लेता है? सही उत्तर है जब कोई बच्चा अपनी असफलताओं का कारण ढूंढता है तो वह निदानात्मक मूल्यांकन का सहारा लेता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है का पता लगाना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों के शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाने और उनकी कमजोरियों को जानने के लिए आवश्यक है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ विद्यालय आधारित मूल्यांकन जिसमें अध्यापक और बालक के विकास के सभी पहलू सम्मिलित होते हैं या शामिल होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना गया है क्योंकि आकलन से अध्यापक बच्चों की अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की पूरी पुष्टि होती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बालक के सर्वांगीण विकास हेतु क्या आवश्यक होता है? तो बालक के सर्वांगीण विकास हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का होना अत्यंत आवश्यक है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मूल्यांकन में किसका अध्ययन किया जाता है? मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षक एवं छात्र दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, परिणात्मक मूल्यांकन होते हैं। परिणात्मक मूल्यांकन
लिखित, मौखिक एवं प्रायोगिक तीनों ही प्रकार के होते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, गुणात्मक मूल्यांकन होते हैं। गुणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत साक्षात्कार, निरीक्षण एवं हम प्रश्नावली को सम्मिलित करते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन का क्षेत्र होता है। सतत मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, संकुचित नहीं होता है, क्योंकि सतत मूल्यांकन में बालक के सभी पक्षों का मूल्यांकन अर्थात बालक के ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक पक्षों का मूल्यांकन होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन किस प्रकार का होता है? तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन बहुआयामी होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मूल्यांकन द्वारा क्या पता चलता है? मूल्यांकन के द्वारा हम छात्रों के व्यवहार परिवर्तन का पता लगाते हैं। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।